हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखो, हमें शुरुआत कैसे करनी है इसकी, हमें नीति आयोग की पहली केस स्टडी मेंशन करनी है कि जो फार्मर्स होते हैं अगर वो पल्सेस उगाते हैं तो उनको इतना रिटर्न मिलता है। वीट उगाते हैं तो 30 के रिटर्न, राइस उगाते हैं तो 35 के रिटर्न। ये पर ईयर है, ठीक है, ईयरली रिटर्न की बात हो रही है। लेकिन वहीं अगर हॉर्टिकल्चर उगाया जाए तो एक साल में 1 हेक्टेयर पे 3 लाख रिटर्न आता है। कितना मैसिव रिटर्न है, 3 लाख रिटर्न। फिशरीज में और भी ज्यादा, 4.67 रिटर्न, लाख रिटर्न। ठीक है, तो दिस शोज इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अब फार्मर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये, और गवर्नमेंट और या फिर कंज्यूमर के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये। फार्मर के लिए इम्पोर्टेंट है ये ऐसे कि फार्मर अगर ये उगाएगा तो भाई इतना रिटर्न है, इनकम बढ़ेगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हो सकता है। अलग अलग तरीके के हम इसमें वो उगा सकते हैं ना, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्क वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी, बेटर प्राइस मिलेगा क्योंकि अब इनकी डिमांड है तो बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा। एग्रीकल्चर को वो मतलब फिर बाद में इतना जैसे इनकम आया है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर कमर्शलाइजेशन, इस तरीके से वो उसे एग्री बिजनेस भी बना सकता है। ये फार्मर्स के हो गए, वो फायदे क्या क्या होंगे। फिर गवर्नमेंट या फिर, तो गवर्नमेंट को भी इस तरीके से फायदा होगा इससे। और कंज्यूमर को भी हम लिख सकते हैं कि भाई हॉर्टिकल्चर आएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आएंगे तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो अचीव होगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव होगी। गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोर्ट बर्डन कम हो जाएगा, नहीं तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवाने पड़ते थे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगी, और भाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आगे अच्छे से काम कर पाएंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इससे होगा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडियन सोसाइटी, इंडियन एग्रीकल्चर का जो अब तक लैकिंग है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का ये फायदा है फार्मर को, कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को। अब आते हैं इश्यूज, क्या इशू है भाई। हॉर्टिकल्चर जब इतना ज्यादा फायदेमंद है, इतना ज्यादा उसमें रिटर्न है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं सब हॉर्टिकल्चर, क्या दिक्कत है। सबसे मेन इशू है इनपुट स्टेज, मतलब हर एक स्टेज वाइज इश्यूज देखते हैं। तो इनपुट स्टेज में क्या इशू है, वहाँ के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के, यहाँ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनके सीड्स अच्छे नहीं मिलते, या फिर अवेलेबल ही नहीं होते। पहले तो अवेलेबल होते हैं तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, अफोर्डेबिलिटी भी होती है तो मतलब क्वालिटी नहीं होती उसमें, या फिर वो डिजीज होते हैं, डिजीज होते हैं प्लांट्स, सैपलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो हाई इनपुट कॉस्ट है सबसे पहले, तो वो महंगे मिलते हैं। दूसरा एक ये है इशू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, नहीं मिलते, इस तरीके से सैपलिंग्स मिलती हैं। ठीक है, जो ऑफन क्या होती हैं, डिजीज, डिजीज होती है इनमें जैसे। ठीक है, मतलब ये हेल्दी नहीं होती और हाई क्वालिटी नहीं होती। तो इनपुट स्टेज में ये दिक्कत है। दूसरा प्रोडक्शन स्टेज में अब क्या दिक्कत है भाई, प्रोडक्शन स्टेज में मेन दिक्कत ये है, लो प्लांटिंग डेंसिटी है। ठीक है, पुअर कैनोपी मैनेजमेंट है, और पहले ही हमारे पास ओल्ड और सिनाइल और चार्ड्स का प्रेवलेंस है तो उतनी जगह भी नहीं है। और लॉन्ग साइकिल्स होते हैं इनके, सॉइंग टू हार्वेस्टिंग साइकिल्स, काफी समय तक फार्म को वेट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है प्रोडक्शन स्टेज में। फिर प्रोडक्शन कर लिया है, आउटपुट आ गया, प्रोडक्ट आ गया है, क्रॉप आ गया है, अब उसका आगे क्या करें, पोस्ट प्रोडक्शन वाले स्टेज पे क्या है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में इशू है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का। ऑब्वियसली फ्रूट्स वेजिटेबल्स में तो ऐसा होता ही है कि भाई ये ज्यादा, वो कहते हैं ना कि स्प्रे कर रखा है इनका केमिकल जितना ज्यादा, तो एसपीएस वाला इशू होता है, पेरिशेबिलिटी होती है, एमएसपी पे नहीं मिलता, तो देयर फॉर वो किससे किसको सेल करेंगे, फार्मर्स। ठीक है, ये उनके पास एक एश्योरेंस नहीं है। और ग्लोबल डिमांड हाई है, लेकिन उनकी डिमांड इंटेलिजेंस या मार्केट इंटेलिजेंस गवर्नमेंट फार्मर के पास नहीं है। और स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है भाई, अनऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फार्म से लेके मार्केट तक जाने में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो तीनों लेवल पे हमने दिक्कत देख लिया, फायदे देख लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई, क्या करें, हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करना है तो इनपुट स्टेज पे भाई हाइब्रिड सीड्स, अच्छी क्वालिटी और सीड्स को अवेलेबल कराओ। जो ओल्ड ऑर्चार्ड्स हैं, सेनाइल ऑर्चार्ड्स हैं, उनको रिजुविनेट करो। जो नर्सरीज है भाई, मॉडर्नाइज करो उनको, एक्रेडिट करो,
वो वाली नर्सरीज बनाओ। ठीक है। और फार्मर की फील्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैप साइट्स फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ड्रोन्स वगैरह का यूज करके उन साइट्स को मैप करो जहाँ पे हम इन क्रॉप्स को हाई डेंसिटी में उगा सकते हैं। ठीक है। तो मैप साइट्स फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन, फार्मर की फील्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, rejuvenation of old orchards, modernize and accredit nurseries and hybrid seeds, ये होने चाहिए। फिर प्रोडक्शन स्टेज पे क्या हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो। ठीक है। प्रोडक्शन स्टेज पे कि वही क्रॉप्स के साथ साथ कुछ ऐसा ये करें, या फिर वो हो कि भाई नेचुरल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस वगैरह यूज करें। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होने चाहिए, माइक्रो इरिगेशन हो, फर्टिगेशन हो, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज ना करना पड़े, प्रिसिशन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और हाई वैल्यू मतलब वैल्यू चेन के लो एंड पे स्टॉक होने के बजाय हाई वैल्यू कमोडिटीज प्रोड्यूस करने पे फोकस होना चाहिए। एंड बी कीपिंग हम कर सकते हैं साथ में फॉर पॉलिनेशन के लिए, और साथ में रिवेन्यू कलेक्शन में भी ये मदद मिलेगी। हनी कलेक्शन में, हनी रिवेन्यू बढ़ाने में। ठीक है। तो प्रोडक्शन स्टेज में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में हम कैसे क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटेड जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है, स्टोरेज फैसिलिटी, वो प्रोवाइड करो। वही बेसिक पॉइंट्स हैं। अपग्रेड मार्केटिंग, मार्केट एक्सेस दो भाई, ई नाम एफपीओज ये अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से इनको यूटिलाइज करो। और बस ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो पोस्ट हार्वेस्ट में फिल गैप्स इन इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, अपग्रेड मार्केटिंग सिस्टम्स जैसे कि ई नैम एफपीओज। ठीक है। अब कुछ स्कीम्स भी होंगी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो एक ये स्कीम, एक ये मिशन याद रखना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये मिशन है। इसके अंदर सब स्कीम है। एक तो भाई नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है हमारा। ठीक है। सिंपल नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इसके तहत है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिशन है फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए। ये तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। और फिर इन स्टेट्स के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन। एक हमने इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाया है फॉर हॉर्टिकल्चर। एक हमने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है इसमें, और एक प्रोजेक्ट चमन चलाया है। तो ये सारे हमें याद रखने हैं। तो हॉर्टिकल्चर के लिए ये मिशन है गवर्नमेंट का, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। इसके तहत है ये, जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये कल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट चमन। ठीक है। इतना समझ आ गया कि स्कीम हमें कौन सी मेंशन करनी है। बस हो गया हॉर्टिकल्चर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर डन। नाउ कम टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक क्रॉप ना उगा के उसी फार्म पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाना। ठीक है। जैसे ये क्रॉप भी, ये क्रॉप भी, तो मल्टीपल क्रॉप्स उगाना सेम फील्ड में, सेम फार्म पे, उसको हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हम क्यों करना चाहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग हम क्यों उगाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो राइस फील्ड सिस्टम चल रहा है ना, उनमें दिक्कत है। उससे मतलब एक ही उस पे अगर आप सिर्फ राइस लगा रहे हो, इतने सालों से वीट लगा रहे हो, तो उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पोज हो रही है सॉइल में। सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, यील्ड कम होती, ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो धीरे धीरे ओवर टाइम यील्ड भी कम हो जाएगी। ठीक है। और एक ही टाइप की अगर आप क्रॉप उगा रहे हो तो उस क्रॉप का, अगर उस क्रॉप को इन्फेक्ट करने के लिए कोई पेस्ट आता है तो वो सारी क्रॉप को वो कर देगा, रुइन कर देगा ना। तो इससे रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिजीज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एंड राइस में ये दिक्कत थी भाई, मोर वाटर रिक्वायरमेंट, देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफाई करो। देखो हम इसे दोनों एंगल से सोच सकते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफाई की एक पे बहुत सारे लगाएंगे तो पेस्ट रेसिस्टेंस होगी, है ना, और फार्मर की इनकम बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी, ये सारी तरीके सोच सकते हैं। एक सोच सकते हैं कि राइस वीट सिस्टम से हटके मतलब दूसरी क्रॉप उगानी चाहिए, उस तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो उसमें हम लिखेंगे कि भाई इंटेंस राइस कल्टीवेशन, बार बार राइस कल्टीवेशन की वजह से मोर वाटर रिक्वायरमेंट हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। तो देयरफॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सॉल्व कर देगा इन सभी इश्यूज को।
ठीक है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्या है ये समझ आए कि भाई राइस फीड सिस्टम में क्या क्या दिक्कत है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर हम करेंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, फार्मर को क्या फायदा होगा भाई, डाइवर्सिफिकेशन अब रिस्क हो जाएगी, है ना, कम रिस्क रहेगा, फिर उसको डिजास्टर रेसिलियंस बढ़ जाएगी, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि सॉइल के ही मतलब दो तरह की अगर आपने उगाई है तो एक तरह का जो प्लांट है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेगा, बचे हुए न्यूट्रिएंट्स को दूसरा कंज्यूम करेगा। तो एज अ न्यूट्रिएंट्स या के लिए एज अ कंपटीशन नहीं होगा बिटवीन द प्लांट्स, जिसकी वजह से लो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होगी, बेटर पेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। और राइस नहीं है, डाइवर्सिफाई है, तो वाटर सेविंग भी होगी। तो फार्मर को ये फायदा, इन्वायरमेंट को क्या फायदा है, अलग अलग जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स होंगी तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी तो बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करेगी, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी, लैंड डिग्रेड नहीं होगी। कंज्यूमर के लिए क्या फायदा भाई, उसको डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में, ग्रेटर बास्केट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी। गवर्नमेंट को भी फायदा है, इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, यहीं पे उगा लेंगे सब कुछ, एग्रीरियन डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, वही चीज है। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या फायदा है। अब इसमें क्या बताया है कि चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इज ड्रिवन बाय चेंजिंग ऑफ, देखो हम कह रहे हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफाई करो, लेकिन कैसे होगा ये इम्प्लीमेंट, इतने सालों से अगर फार्मर राइस या फिर व्हीट ऐसे ही उगाता आया है तो अभी वो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कैसे करेगा। वो चेंज कर लेगा कैसे, अगर आप उनको रिसोर्स अवेलेबल कराओगे, इनपुट वगैरह अवेलेबल कराओगे, टेक्नोलॉजी उनको दोगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट करते हैं वो लर्निंग स्किल्स या फिर वो ऑपरेटिंग स्किल्स उनको दोगे। डिमांड एंड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड बदलेगा, डिमांड बदलेगी तभी तो वो उस चीज को खाएंगे ना। प्राइस आप उनको दो, एमएसपी की तरह कुछ और फैसिलिटी उनको दो भाई। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी लेकर आओ, तो ऑब्वियसली दीज फैक्टर्स विल चेंज द हेल्प इन चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्कीम क्या है, एक तो ये है मेरा पानी मेरी विरासत, इससे हरियाणा में है ये स्कीम कि राइस से हट के वो है कि भी पैडी कल्टीवेशन को छोड़ के दूसरा करो। तो एक तरह का एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, हरियाणा में है तो पंजाब में भी है। पंजाब में क्या है, पंजाब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, इनका तो नाम पे ही है पंजाब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। फिर एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें हम उनको टेक्निकल स्किल्स और इन सभी चीज़ों के फायदे बताते हैं कि भाई डाइवर्सिफाई करने के क्या फायदे हैं। तो ये स्कीम्स है मेरा पानी मेरी विरासत, पंजाब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, ये हो गई भाई इसकी स्कीम्स। और क्या है चैलेंजेस कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या चैलेंज है। इनपुट स्टेज में भाई भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, इतने सारे क्रॉप्स को उगाने के लिए, उनकी सबके अलग फैसिलिटी देने के लिए। और मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कम है, लेबर कॉस्ट भी लगेगी इसमें। ठीक है, इस वजह से फार्मर से अडॉप्ट नहीं कर पाते। प्रोडक्शन स्टेज में नो हाउ नहीं है उनके पास टेक्नोलॉजी के, और मार्केटिंग स्टेज में वही कंज्यूमर डिमांड, मार्केट एक्सेस, वही बेसिक पॉइंट्स। ठीक, वही फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम कैसे करवाएं। लिमिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस व्हीट, ये राइस और व्हीट का आप प्रोक्योरमेंट थोड़ा कम कर दो, देयरफॉर हिंस क्या करने क्या होने लग जाएगा, जो फार्मर्स है वो दूसरे क्रॉप्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। अब पॉलिसी ही अगर ऐसी है कि भाई हम राइस और व्हीट का अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सप्लायर है वो यही तो सप्लाई करेगा ना। इसके अलावा और क्या करो भाई, दूसरे क्रॉप्स के लिए भी आप सपोर्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, जैसे जितना आप पैडी पे प्रीमियम सपोर्ट देते हो उससे ज्यादा सपोर्ट दूसरे क्रॉप्स पे करो, ताकि वहां पे स्विच मतलब जो फार्मर्स है वो पैडी से दूसरी क्रॉप्स की तरफ स्विच हो सके। और प्राइवेट सेक्टर क्या हो भाई, उनकी इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। ठीक है, सिंपल सा क्रॉपिंग पैटर्न देख लिया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। फिर आते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स देखो भाई क्या है इसमें, 2023 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया था, डिक्लेयर किया गया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, तो मतलब मिलेट की इम्पोर्टेंस तो यहीं से हमें पता चल जाती है भाई, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तभी तो इसको इंटरनेशनली
इस तरीके से एक ईयर इसके नाम पे सेलिब्रेट हो रहा है, इसको प्रमोट करने के लिए मतलब ये एक्टिविटीज करी जा रही हैं। मिलेट एक कलेक्टिव टर्म है फॉर स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस दैट आर ग्रोन एज ग्रीन क्रॉप्स मिलेट्स, ठीक है, जो भी कोर्स ग्रेन्स होते हैं उन सभी के लिए, जैसे बाजरा, रागी वगैरह, इन सभी के लिए एक नाम यूज किया जाता है मिलेट, ठीक है। तो मिलेट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस जो एज अ क्रॉप्स की तरह उगाई जाती हैं। मिलेट्स का फायदा क्या होगा भाई, फार्मर को क्या फायदा होगा, मिलेट्स उगाएगा तो फार्मर को क्या फायदा होगा। अब तो भाई मिलेट्स की डिमांड इंटरनेशनली भी इंक्रीज हो रही है, तो वही कि भाई वो ये उगा के एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इससे होगा क्योंकि इनको ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह नहीं चाहिए। एग्रो इकोनॉमिक्स या एग्रोनॉमिक्स मतलब एग्रो एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमिक्स दोनों मर्ज हो जाएंगे। इनका शॉर्टर ग्रोइंग सीजन, जैसे हॉर्टिकल्चर में एक दिक्कत थी कि भाई लॉन्गर क्रॉपिंग साइकिल होता है, इनका तो शॉर्टर ग्रोइंग सीजन है, लो वाटर रिक्वायरमेंट है। तो एग्रीकल्चर भी और इकोनॉमिकल स्टेबल, वो भी इकोनॉमिकली एफिशिएंट भी इफेक्टिव भी, तो एग्रोनॉमिक्स होगा इससे प्रैक्टिस। ड्रोट रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, क्लाइमेट डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये फार्मर को फायदा हो गया, एग्री बिजनेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, ड्रोट रेजिलेंस। कंज्यूमर को क्या फायदा होगा भाई, इन ये जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मिलेट्स होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, मतलब ये शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करते अपने ब्लड मील। देयरफॉर ये शुगर पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी हेल्दी रहते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन भी अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हाई न्यूट्रिएंट्स है भाई इसमें, डाइटरी फाइबर है अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। एक ये डिजीज है सीलियाक डिजीज, उसको उसमें भी मतलब ये एक जस्ट एक एग्जांपल है कि भाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मिलेट्स। तो यही है भाई, कंज्यूमर को फायदा है, बेनिफिट्स है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लूटेन फ्री, हाई न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जांपल यहाँ पे हम सीलियाक डिजीज के बारे में मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इन मिलेट्स में दिक्कत क्या है, क्यों नहीं उगा रहे हैं हम उनको। इनपुट स्टेज में दिक्कत सबसे पहले क्या है कि कल्टीवेटेड एरिया कम है, कि मतलब जितने एरिया पे हम मिलेट्स उगा रहे हैं वो एरिया बहुत कम है, लिमिटेड मैकेनाइजेशन हो रहा है इसमें। तो ये इन इश्यूज ऐसे हैं कि हाँ, कि मिलेट्स की प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही है हमारी कंट्री में। एक तो कल्टीवेटेड एरिया कम है, पहले पहले मिलेट्स उगाए जाते थे, अब दूसरे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, राइस मिलेट्स वगैरह, तो जिसकी वजह से 41 से 15 MHA आ गई है कल्टीवेटेड एरिया ऑफ मिलेट्स। दूसरा, मैकेनाइजेशन वगैरह लोग इनमें मतलब फार्मर्स इनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करते, देयरफॉर उनका मतलब इन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड मैकेनाइजेशन है, एरिया कम है। प्रोडक्शन स्टेज में कि भाई इन ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो थोड़े एरिड एरियाज में उगाई जाती है, जिनको इतनी ज़्यादा रेनफॉल रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते हुए एरेक्टिक रेनफॉल हो जा रही है वहाँ भी, तो इस वजह से भाई क्रॉप लॉस होती है। लोअर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी लगता है फार्मर्स को कि है, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन, तो क्या दिक्कत है भाई पोस्ट प्रोडक्शन वाले स्टेज पे, नॉमिनली कवर्ड अंडर एमएसपी, ठीक है। वैसे तो एमएसपी के अंदर कवर, हॉर्टिकल्चर तो कवर ही नहीं थी, एमएसपी के अंदर ये कवर तो है बट नॉमिनली कवर है, इनकी प्रोक्योरमेंट और सेंटर्स ये सब फैसिलिटीज बहुत कम है। कंपटीशन फेस करना पड़ता है इन क्रॉप्स को फ्रॉम राइस एंड मीट, लिमिटेड मार्केट एक्सेस है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। 10% से भी कम हाउस होल्ड को पता है कि भाई मिलेट कंजम्पशन से क्या क्या फायदा वगैरह होता है, तो लोग खरीदते नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा है, ठीक है, ये दिक्कत है। इनिशिएटिव्स कुछ चलाए हुए हैं भाई मिलेट्स के लिए, नेशनल मिलेट मिशन चलाया है, प्राइस सपोर्ट दिया है मिलेट्स उगाने के लिए, मिलेट्स मनोत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है इन सारी चीज़ों को। और मिलेट्स को एज अ न्यूट्री सीरियल्स का दर्जा या फिर मतलब स्टेटस दिया गया है, न्यूट्री सीरियल या श्री अन्न का, कि मतलब अन्न में से ऐसे
हाई प्रायोरिटी या फिर हाई स्टेटस इनको दिया गया है श्री अन्ना एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मिलेट्स वन ऑफ द प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर मिलेट्स एंड नेशनल मिलेट स्कीम, तो ये इसके इनिशिएटिव आ गए। ठीक है, मिलेट्स डन। नाउ कम टू दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। देखो डायरेक्ट सब्सिडी कौन सी होती है, जिसमें आप फार्मर को डायरेक्टली मतलब पैसे दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एमएसपी एक डायरेक्ट सब्सिडी है। इनडायरेक्ट सब्सिडी आ जाएगी कि भैया फार्मर को पैसे देने के बजाय फार्मर जो भी प्रोडक्ट्स जो भी सर्विसेज या फिर गुड्स खरीद रहा है उनके प्राइसेस आप कम कर देते हो। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट सब्सिडी आ जाएगी। डायरेक्ट सब्सिडीज जो होती है ना, जैसे एमएसपी है, आपने एक एक प्रोडक्ट पे एमएसपी लगा दिया, तो डायरेक्ट सब्सिडीज का इफेक्ट होता है कि मतलब फार्मर्स मोटिवेट होते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप को उगाने के लिए। ठीक है, वो होती है डायरेक्ट सब्सिडीज का इफेक्ट, जो कि मार्केट डिस्टॉर्टिंग होता है। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी सभी के लिए है, देयरफॉर इसका इफेक्ट मार्केट डिस्टॉर्टिंग में नहीं कैलकुलेट होता। तो इस तरीके का कुछ डिफरेंस है जो हम अभी देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर, इसी फाइनेंशियल ईयर में क्या है कि फूड सब्सिडी पे इतना लाख खर्चा हुआ है, 2 लाख करोड़ खर्चा हुआ है फूड सब्सिडी देने पे। फर्टिलाइजर सब्सिडी देने पे 1.6 लाख करोड़ खर्चा हुआ है। टोटल इतने लाख करोड़ खर्चा हुआ है एग्रीकल्चर सब्सिडी पे, और जबकि सब्सिडी पे रिटर्न कितना है, 0.8 है, और जबकि इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है, 11। तो टोटल खर्चा 3.71 लाख करोड़ हुआ है सब्सिडीज पे। तो अच्छा डेटा है ये, जिसको हम मतलब जिससे शुरुआत कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सिडीज दो तरह की होती है भाई, डायरेक्ट सब्सिडीज होती है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है। डायरेक्ट सब्सिडीज वो होती है जिसमें पेमेंट या फिर प्राइस सपोर्ट दिया जाता है स्ट्रेट टू फार्मर्स, सीधा। ठीक है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह। एंड अर्न मार्क्ड इन सब्सिडीज हेड ऑफ द बजट। अच्छा, बजट में सबसे ज़्यादा जो सब्सिडीज, ये वाला जितना भी खर्चा है, वो सबसे ज़्यादा उसमें कंपोनेंट किसका है, डायरेक्ट सब्सिडीज का है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए भाई डायरेक्ट सब्सिडी के, फूड सब्सिडी दी जाती है, एमएसपी वगैरह। फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है, डायरेक्ट फार्मर को इनकम सपोर्ट दिया जाता है, तो ये सभी डायरेक्ट सब्सिडीज है। फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और इनकम सपोर्ट, ये हो गई डायरेक्ट सब्सिडीज। अब आते हैं रैशनिंग क्या है इसका। रैशनिंग क्या है, क्यों करा जाता है ऐसे, क्यों गवर्नमेंट इतना खर्चा करा रही है डायरेक्ट सब्सिडीज देने में। भाई देखो, कुछ रैशनिंग है। करेक्ट मार्केट फेलियर्स, मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो मार्केट जो है ना भाई, सिंपल सी बात है, मार्केट परफॉर्म करती है प्रॉफिटेबिलिटी पे। डिमांड सप्लाई ग्राफ है ये, है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे वो करती है, रन करती है। तो मार्केट फेलियर्स, तो एक्सटर्नैलिटीज के चलते हुए मार्केट फेलियर अक्कर होते हैं। मार्केट फेल हो जाती है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी, टू प्रोवाइड मतलब फार्मर्स को की कॉस्ट इफेक्टिव इनपुट्स वगैरह, ये सब वो प्रोवाइड करने में मार्केट फेल हो जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा हो गया कि ये क्या रैशनल है डायरेक्ट सब्सिडीज के पीछे। इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, बफर स्टॉक्स टू कैप द कंज्यूमर प्राइस। फूड सिक्योरिटी, देखो एमएसपी जरूरी है, एमएसपी जरूरी है ताकि इतनी प्रोडक्शन हो सके, इतनी प्रोक्योरमेंट हो सके और इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, बफर स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और ताकि शॉर्टेज ना हो और हेंस फूड के प्राइसेस जो है वो इतने ज़्यादा ना बढ़ जाए कंज्यूमर के लिए। इनको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट सब्सिडी देनी पड़ती है। इक्विटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए प्राइस सपोर्ट बाइज रिस्क इंश्योरेंस फॉर इनकम्बेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट प्राइस सपोर्ट देती है डायरेक्ट
जैसे डीबीटी है, तो ये सभी अगर वो प्रोवाइड करती है तो उससे रिस्क ऑफ द फार्मर्स कम हो जाता है। तो रैशनल क्या है? रैशनल क्या है कि ये डायरेक्ट सब्सिडीज या फिर डायरेक्ट जो सब्सिडीज है एमएसपी जैसे, वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू करेक्ट द मार्केट फेलियर, इक्विटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ फार्मर्स। ये रैशनल है, ठीक है। लेकिन भाई रैशनल तो ठीक है, ये डायरेक्ट सब्सिडीज ये है, इतना खर्चा है, ये इसके पीछे का रीजन है। डायरेक्ट सब्सिडीज का सबसे मेन जो इफेक्ट होता है वो होता है मार्केट डिस्टोर्शन। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये दिखाने के लिए कि डायरेक्ट सब्सिडी किस तरीके से मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्सिडी जो है, क्योंकि हमने जैसे बात करी डायरेक्ट सब्सिडीज प्रमोट करती हैं एक पर्टिकुलर, मतलब प्रमोट करते हैं फार्मर्स को या इनकरेज करती है फार्मर्स को टू ग्रो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो पहले अगर मार्केट सब्सिडी के बिना एक्ट कर रही थी, तब वो कुछ एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ उस क्रॉप का प्रोडक्शन कर रही थी, एंड उस प्रोडक्शन पे कुछ डिमांड थी। लेकिन अब क्योंकि सब्सिडीज के चलते हुए और ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है और ज्यादा डिमांड आ रही है, तो जो ये नई प्रोडक्शन एंड नई डिमांड क्रिएट हुई जो मार्केट एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, ये इंश्योर कर देते हैं डेड वेट लॉस, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं कि भाई मार्केट डिस्टॉर्शन इफेक्ट इसका है, ठीक है। एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस क्रिएट्स अ वेलफेयर कॉस्ट दैट नोबडी कैप्चर्स। एक वेलफेयर कॉस्ट भी आता है इसमें। वेलफेयर कॉस्ट मतलब मार्केट एफिशिएंसी का भी कॉस्ट है, और वेलफेयर कॉस्ट की भाई जो जो क्या नाम है, गवर्नमेंट है वो इस पैसे को कहीं और भी यूज कर सकती थी, ठीक है। तो मार्केट डिस्टॉर्शन कैसे होता है? डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज का डेड वेट लॉस क्रिएशन करके। दूसरा, फर्टिलाइजर पे हम इतने ज्यादा सब्सिडी देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये रेशो होना चाहिए एनपीके का 4:2:1, ये इतना हो गया है। 2:1 तो है, लेकिन ये एन जो है वो 8 हो गया है। तो जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उनकी भी कंडीशंस पुअर होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनमें क्रिएट होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी से क्या हो रहा है, और जैसे मतलब एमएसपी वाला जो फूड सब्सिडी है उससे क्या हो रहा है, और जॉइंट इनपुट ओवर यूज होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी ले लो, चाहे फिर वाटर सब्सिडी ले लो, पावर सब्सिडी, जो भी इनपुट्स है भाई जहाँ पे भी सब्सिडी दे रहे हैं उनका ओवर यूज तो होता ही है। ग्राउंड वाटर फॉल हो चुका है इतने, फॉल इन पंजाब जैसे ग्राउंड वाटर फॉल इन पंजाब इतने लेवल में फॉल होता है पर ईयर, ठीक है। फ्री, उनकी वजह से फ्री पावर, मतलब जैसे ही उन्होंने फ्री पावर सब्सिडी प्रोवाइड करनी शुरू करी है, तो अ, इतने मीटर ग्राउंड वाटर लॉस होता है पर ईयर, -0.3, ठीक है। तो दिस कॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो कि इग्नोर की जाती हैं, डायरेक्ट सब्सिडीज में इग्नोर होती हैं, ठीक है। कि सब्सिडीज तो दे दी लेकिन उनका इफेक्ट क्या रहेगा वो इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा फिजिकल क्राउड आउट है, सारा पैसा गवर्नमेंट अगर इन्हीं पे लगा देगी, जैसे कि तो दूसरी, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना, तो दूसरी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो चीज़ है, इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज़ है, उन पे पैसा कम लगेगा, तो फिजिकल क्राउड आउट होगा। इससे ऑफ बजट इंटरेस्ट ड्रैग आएगा। गवर्नमेंट क्या करती है ना, इन सब्सिडीज को देने के लिए वो एफसीआई को बोल देते, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पैसे देगी एफसीआई को, एफसीआई पैसे देगी स्टेट को, स्टेट पैसे देगी फार्मर को, ऐसे सब्सिडी चलेगी। अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से बजट में एज अ वो दिखाने के, मतलब अपना टारगेट उसी में ही, उसी लिमिट में रखने के लिए कि भाई इतना पर्टिकुलर ही हम बोरो करेंगे, ज्यादा बोरो नहीं करेंगे, तो क्या करती है, लेकिन उन्हें सब्सिडी भी देनी है, तो एफसीआई को बोलती है कि आप ही वो करो, कलेक्शन करो, मतलब लोन वगैरह लो, और फिर आगे स्टेट्स को आप ही डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जिसकी वजह से ऑफ बजट बोरोइंग्स, इनको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स, ठीक है। और
जिसकी वजह से फिर एफसीआई पे अगर वो बोरो करेगी तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दैट एफसीआई पे ड्यू टू डिलेड सब्सिडीज। तो ये फिस्कल ड्रैग मतलब या फिर इंटरेस्ट ड्रैग इससे कॉज होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही कि मिस एलोकेशन अवे फ्रॉम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में या फिर बेटर इनपुट प्रोवाइड करने में, उनकी ट्रेनिंग करने में, रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी इस पैसे की, लेकिन ये मिस एलोकेट होते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो डायरेक्ट सब्सिडीज के नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है? एक तो डेड वेट लॉस ऑफ सब्सिडी, दूसरा ये फर्टिलाइजर का रेशो गड़बड़ाया हुआ है, दूसरा ये जॉइंट इनपुट ओवर यूज होता है। इसका एग्जांपल पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल फॉल दिखा आफ्टर द वो फ्री पावर सब्सिडी देने के बाद। फिस्कल क्राउड आउट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है, और ऑफ बजट इंटरेस्ट डिले, इंटरेस्ट ड्रैग एफसीआई पे होता है। इतना समझ आया कि क्या क्या दिक्कतें हैं डायरेक्ट सब्सिडी से। इनडायरेक्ट सब्सिडीज देखो, इनडायरेक्ट सब्सिडीज कौन सी होती हैं? इनडायरेक्ट सब्सिडीज वो सपोर्ट होता है जो फार्मर को दिया जाता है, नॉट थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या एक्सप्लिसिट ऐसे पैसे पकड़ाने के बजाय नहीं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं ऐसे, जो भी पब्लिक यूटिलिटीज या सर्विसेज फार्मर यूज करता है, हम उनके प्राइस को कम कर देते हैं। कि मान लो फार्मर पहले एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए 100 रुपए पे करता था, हमने उसे बोला कि आज से आप 10 रुपए पे करो। ठीक है, इन सर्विस का प्राइस हमने कम कर दिया है, अंडर प्राइसिंग कर दी है पब्लिक यूटिलिटीज की सर्विसेज की, इसके थ्रू इनडायरेक्ट सब्सिडीज दी जाती है। एंड कंसेशनल टर्म्स दैट लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट, कैसे न कैसे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाता है, इनपुट कॉस्ट कम करके या फिर उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करके। ठीक है, और जैसे डिजिटलाइज वगैरह करके, ताकि इंटरमीडियरीज की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू इनडायरेक्ट सब्सिडीज दी जाती हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडीज के एग्जांपल्स आ गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी या फिर कैनाल इरिगेशन सब्सिडी। इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा उन्होंने सस्ता कर दिया उनके लिए, है ना, और कैनाल इरिगेशन सब्सिडी दी जाती है जैसे। ठीक है, ये हो गई। और कंसेशनल मतलब थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे क्रॉप लोन्स उनको दे दिया, क्रॉप इंश्योरेंस थोड़ा उनका प्रीमियम अमाउंट कम कर दिया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को मतलब टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया एग्रीकल्चर इनकम को, या जो मार्केट या फिर जो मंडी फीस लगती है उसको वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये सारे इनडायरेक्ट सब्सिडीज के टाइप्स हैं। दे फॉल मोस्टली अंडर डब्ल्यूटीओ's ग्रीन बॉक्सेस। डब्ल्यूटीओ के हमने बताया है कि 3 टाइप ऑफ बॉक्सेस होते हैं जिसमें वो इन सारे सब्सिडीज या फिर जो भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, उसमें वो क्लासिफाई करता है। जैसे कि एक होता है रेड बॉक्स, एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स। ठीक है, तो 3 तरह की सब्सिडीज होती हैं डब्ल्यूटीओ की। सब्सिडीज नहीं मतलब बॉक्सेस होते हैं जिसमें वो सब्सिडीज को क्लासिफाई करता है। रेड नहीं होता, एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है ब्लू बॉक्स, एक होता है ग्रीन बॉक्स। एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडीज आती है जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती है, ग्रीन में वो आती है जो ट्रेड पे इफेक्ट नहीं डालती, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होती। ब्लू में वो आती है जो होती तो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, लेकिन उन पे कैप लगी होती है कि भाई फार्मर इस क्रॉप को इससे इतनी ज्यादा नहीं उगा सकता, मतलब एम्बर वाली ही, लेकिन कुछ रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट सब्सिडीज है ये ग्रीन बॉक्सेस में, मतलब ये रेट डिस्टॉर्टिंग नहीं है, उसमें ये फॉल करती है। अब भाई इनडायरेक्ट सब्सिडीज का क्या फायदा है? पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? दे आर नॉट मार्केट डिस्टॉर्टिंग, लोअरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हेंस फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। ऐसे ग्रीन रेवोल्यूशन होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगी ना, वो अच्छे क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, अच्छे इनपुट्स खरीद पाएंगे, आउटपुट सर्च होगा। इससे रिस्क मैनेजमेंट बढ़ेगी, चीप वाटर एंड पावर एडॉप्शन ऑफ HYV सीड्स। तो अच्छी मतलब अगर उनको चीप इनपुट मिलेगा, चीप वाटर पावर सब्सिडाइज रेट्स पे अगर मिलेंगी, तो उससे वो सीड्स अच्छे खरीद पाएंगे, है ना।
मतलब HIV सीड्स खरीद, क्योंकि इनमें पावर ज़्यादा चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए, हेंस पावर ज़्यादा चाहिए। तो जब ये ही अच्छे तरीके से इनके पास अवेलेबल होंगे, देयरफॉर कल्टीवेशन ऑफ HIV सीड्स ग्रो हो जाएगी, है ना। सपोर्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी, एग्जांपल सोलर वाटर पंप्स वगैरह। तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज रेट पे करके इनकरेज करती है फार्मर्स को कि इनको अडॉप्ट कीजिए और इनको अपनी फार्म पे लगाइए, तो इससे सस्टेनेबिलिटी की अप्रोच भी हमारी क्लियर होगी। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है? भाई सब्सिडी अगर आप दे रहे हो, इनपुट्स को अगर आप कम उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनका ओवर यूज होगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो सकता है, स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न्स हो सकते हैं, है ना। और हायर GHG एमिशन होगा इससे, सपोर्ट टू हाई एमिशन फार्मिंग, जैसे कि अगर ये सीड्स अगर वो लगाएंगे तो GHG एमिशन इंक्रीज होगा। और लार्ज फिजिकल एंड क्वासी फिजिकल बर्डन आ जाएगा, फिर बर्डन तो आएगा ही सब्सिडी में। रिसोर्स यूज इनएफिशिएंसी का डर होता है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशनल इनइक्वालिटी का डर होता है कि टारगेटेड किसको बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल इनइक्वालिटी मीन है यहाँ पे नेगेटिव्स में। एक यहाँ पे ओवर यूज में नेगेटिव है, और रिसोर्स यूज इनएफिशिएंसी, फिजिकल बर्डन वगैरह, ये सब। ठीक है, तो इसके ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए, ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए इनडायरेक्ट सब्सिडीज के। तो यहाँ पे अपना ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ कम्स टू एग्रेरियन डिस्ट्रेस वाला टॉपिक। ठीक है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस में देखो, एग्रेरियन डिस्ट्रेस के पहले हमें कुछ डेटा पॉइंट्स पता होने चाहिए। डेटा पॉइंट्स मतलब कि जिसे ये शो हो कि हमारा जो एग्रीकल्चर है भाई वो डिस्ट्रेस फेस कर रहा है। तो मैक्रो एग्रेरियन डिस्ट्रेस और माइक्रो लेवल एग्रेरियन डिस्ट्रेस के एग्जाम के मतलब डेटा है। मैक्रो एग्रेरियन डिस्ट्रेस का क्या है कि सबसे पहला तो कि वर्कफोर्स इतने एंगेज्ड है, और जीडीपी का शेयर, जीडीपी में शेयर इस सेक्टर का सिर्फ 18% है। वर्कफोर्स 43% काम कर रही है, जीडीपी में शेयर सिर्फ 18% है। ठीक है, तो ये आ गई सबसे पहला तो कि भाई दिस शोज कि कितना ज्यादा एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, कि प्रोडक्टिविटी इतनी कम है, ओवर की डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। दूसरा कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, एंड ओवर रिलायंस है। देखो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है ना, तो उसका एक तो ये है, एक तो हम इस तरीके से देख सकते हैं उसको कि भाई ओवर यूज हो रहा है। एक हम इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि उनकी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर है, जैसे कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सब इफेक्टिव नहीं है, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं 89%। दिस ऑल्सो शोज एग्रीरियन डिस्ट्रेस कि इससे मैकेनाइजेशन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, फार्मर इनकम नहीं होगी, और डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये मैक्रो इंडिकेटर्स हैं एग्रीरियन डिस्ट्रेस के। एक तो शेयर ऑफ वर्कफोर्स टू जीडीपी, एक ओवर रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का कंसंट्रेशन। माइक्रो लेवल एग्रीरियन डिस्ट्रेस क्या है कि फार्म लोन वेवर्स हमें करने पड़ते हैं, मतलब सरकार करती है फार्म लोन वेवर्स। दिस शोज की फार्मर की इनएबिलिटी टू पे वापस से जो भी उन्होंने अपना लोन लिया है। क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, लैंड की इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती। तो ये भी एग्रीरियन डिस्ट्रेस का इंडिकेटर हुआ। फार्मर्स इंक्रीजिंग फार्मर सुसाइड भी एक एग्रीरियन डिस्ट्रेस का इंडिकेटर है। और माइग्रेशन होता है, रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में चले जाते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल एग्रीरियन डिस्ट्रेस हो गया। तो माइक्रो लेवल पे क्या क्या एग्जांपल हो गए? फार्म लॉन वेवर्स, सुसाइड एंड माइग्रेशन। तो एग्रीरियन डिस्ट्रेस में मैक्रो लेवल इंडिकेटर्स मतलब एग्जांपल्स, डेटाज, और माइक्रो लेवल। अब सॉल्विंग दिस रिक्वायर्स डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। फार्मर इनकम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उससे माइक्रो लेवल इंडिकेटर भी ठीक हो जाएंगे और मैक्रो लेवल भी, है ना। तो सॉल्विंग दिस रिक्वायर डबलिंग फार्मर्स इनकम। अब एग्रेरियन डिस्ट्रेस होता क्यों है? इनपुट स्टेज पे भाई कुछ तो दिक्कत होगी, तभी तो प्रोडक्टिविटी कम है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, स्टेगनेंट प्रोडक्शन है, इरिगेशन इश्यूज है,
एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट नहीं है, हाई इनपुट कॉस्ट है, जो भी हमने इनपुट स्टेज में अभी तक चैलेंजेस देखे हैं वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रोडक्शन स्टेज में क्या दिक्कत है, ओवर रिलायंस ऑन मॉनसून, रीड एंड पेस्ट अटैक, डिजास्टर आते हैं जैसे फ्लड या फिर हेल स्टॉर्म्स, है ना। फिर पोस्ट प्रोडक्शन में क्या दिक्कत है, मार्केट फ्लक्चुएशंस होती है, लोअर प्रोक्योरमेंट्स किया जाता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज कम है, मार्केट एक्सेस कम है, लैक ऑफ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, मतलब जैसे स्कीम्स है जो एपीएमसी मंडीज वाली, जो भी अपना इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है, और मतलब वहाँ पे अच्छी तरीके से वो नहीं होता फार्मर का प्रोड्यूस, जैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग नहीं होती एपीएमसी मंडी में, कि जो कमेटी होती है वो इलेक्टेड नहीं होती। तो जो भी हमने एपीएमसी में इश्यूज देखे थे वो आएंगे। इनइफेक्टिव इंश्योरेंस स्कीम है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे इश्यूज है भाई। एग्रेरियन डिस्ट्रेस, इसीलिए मतलब इन सभी इश्यूज के चलते हुए प्रोडक्शन कम आती है, क्रॉप यील्ड कम आती है, फिर उससे फार्मर की इनकम कम होती है, हेंस एग्रेरियन डिस्ट्रेस कोज होता है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस का फार्मर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, फार्मर सुसाइड्स होते हैं। एनसीआरबी डेटा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके हिसाब से 6, तो ये फार्मर सुसाइड का जो डेटा है एनसीआरबी का वो है 6.6%। ठीक है, 66 नहीं है, 6.6% ऑफ टोटल सुसाइड जो होती है वो फार्मर्स की होती है। और तो ये हमारा एक इम्पैक्ट है कि भाई फार्मर पे क्या इम्पैक्ट है। दूसरा, उन पे डेट बर्डन इंक्रीज होता है। एज पर नबार्ड 52% ऑफ टोटल एग्री हाउस होल्ड वो डेट में चल रहे हैं। इससे पॉवर्टी आती है, लोअर प्राइस रियलाइजेशन होता है, फार्मर पे ये इम्पैक्ट है। विलेजेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, घोस्ट विलेजेस हो जाते हैं, और फिर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होती है। सिटीज मतलब ये डिस्ट्रेस की कंडीशन में है ना। अगर ये वैसे तो वैसे भी सरकार इसे प्रमोट करती है, अच्छी बात है, लेकिन ये डिस्ट्रेस ड्रिवन है तो इस वजह से ये नेगेटिव में लिखा है। सिटीज में क्या वो होगा इसका भाई, ओवर अर्बनाइजेशन आ जाएगा, मतलब माइग्रेशन हो जाएगा ना विलेजेस में, तो वहां पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो फूड इन्फ्लेशन आएगी, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है। गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन, हम अगर प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं है तो एग्रीकल्चर एक्सटेंट कम हो जाएगा, मतलब उसका एक्सपोर्ट। ठीक है, और ओवरऑल जो कंट्री की एचडीआई रिपोर्ट आती है, रैंक आती है, वो कम हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी, ये नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एग्रीकल्चर से मार्केटिंग, मार्केटिंग से सर्विसेज, इस तरीके से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी अगर इनकी फाउंडेशन ही वीक है तो। ठीक है, तो ये अपना एग्रेरियन डिस्ट्रेस वाला टॉपिक था। नाउ अब आता है इसी के अंदर एक सब टॉपिक है फार्मर सुसाइड का। तो एनसीआरबी डेटा हम मेंशन करेंगे कि टोटल 6.6% ऑफ टोटल सुसाइड्स फार्मर्स के हैं। वेरी सैड, बट इट इज अ हार्श रियलिटी, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये डेटा हम आंसर के लिए है। और रीजनल फैक्टर भी हमें देखने को मिले कि ज़्यादातर इस वाले रीजन में मराठवाड़ा, नॉर्थ और नॉर्थ कर्नाटका विदर्भा वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका रीज़न एक तो ये है कि यहाँ पे मतलब मानसून के चलते हुए इतनी ज़्यादा, मतलब ये रेन शेडो एरिया में आता है तो इतनी ज़्यादा रेनफॉल वगैरह यहाँ पे नहीं होती, तो इस वजह से ये रीजनल फैक्टर्स इसमें है। वाई शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रो इकोलॉजिकल पैटर्न्स, हाँ, ट्रेडिशनल जो हमारे एग्रो इकोलॉजिकल पैटर्न होते थे, उस जगह की इन्वायरमेंट की स्पेसिफिक एग्रीकल्चर होती थी, वैसा अब नहीं है। हम जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है और जहाँ पे एरिड एरियाज है वहाँ भी अगर हम मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाएंगे, प्रोडक्टिविटी तो नहीं आएगी ना। तो एक ये रीजन है प्रोडक्टिविटी कम होने का, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रो इकोलॉजिकल पैटर्न। दूसरा, कोर्स ग्रेन्स वाटर इंटेंसिव होते हैं कुछ ग्रेन्स, ठीक है। और अच्छा, इसका मतलब ये है शिफ्ट इसमें दिखाया गया है कि कोर्स ग्रेन यानी मिलेट से हम शिफ्ट हो गए हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में। ग्रेन्स पहले हम उगाते थे, अब हम कैश क्रॉप्स पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं।
तो इसकी वजह से इकोलॉजी इकोलॉजिकल भी मतलब ये सपोर्टिव नहीं है, और प्रोडक्टिविटी फिर लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन होती है, एंड हेंस ये सिचुएशन आती है। इसके रीजन क्या है? ज्योग्राफिकल रीजन है सबसे पहला तो, कि मतलब ये विदर्भा और ये मराठवाड़ा, विदर्भा और मराठवाड़ा वाले रीजन में, मराठवाड़ा वाले रीजन में ऐसा क्यों है? रीजनल फैक्टर मेन है, ज्योग्राफी वहां पे कि मॉनसून डिपेंडेंस ज्यादा है, रेनफेड एरिया, ठीक है, नॉन ये कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड है। तो मॉनसून रेनफॉल में मॉनसून डिपेंडेंस ज्यादा है। दूसरा, नॉन डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर है, प्रोडक्टिविटी कम है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मतलब मॉनसून डिपेंडेंस और क्लाइमेट चेंज के चलते हैं। तो जोग्राफिकल एरिया पहला, जोग्राफिकल रीजन पहला है, ठीक है, कम प्रोडक्शन के बिहाइंड। फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है कि फॉलिंग प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटी, जिसकी वजह से प्राइस रियलाइजेशन नहीं हो पाता फार्मर को, डिले इन क्रॉप डिसबर्सल होता है, ठीक है, और क्रॉप डिसबर्सल में अगर डिले होगा तो वेस्टेज ज़्यादा होगी, और फिर मतलब शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स हो जाएगी, है ना। तो और एक ये भी है कि फार्मर को जो रिटर्न है फॉर द प्रोडक्ट वो लेट मिलेगा, और डिस्ट्रेस सेल भी फेस करते हैं इंडियन फार्मर्स, लैक ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एग्रो इकोलॉजिकल प्लानिंग है। एग्जाम्पल, शुगर केन उगाए जा रहे हैं इन द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में। लो एग्री इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये भी मेन है, कि इंश्योरेंस कम है, ठीक है। इंश्योरेंस अगर होती तो मतलब तो वो होता है, और इंश्योरेंस एक तो है भी कम, और दूसरा जो भी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं होती। तो क्या क्या रीजंस हैं? ज्योग्राफिकल रीजन आ गए, कुछ इंस्टीट्यूशनल रीजन आ गए, कुछ टेक्नोलॉजिकल रीजन आ गए कि इनएडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने की है। क्रॉप जैसे कि बीटी कॉटन है, वो रेनफेड रीजन में फेल हो जाती है, इनका जो ये वो होता है, कॉटन वाला जो पार्ट होता है इस प्लांट का, वो अफेक्ट हो जाता है ना। और हाई फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब मैकेनाइजेशन नहीं है, वो है ट्रैक्टराइजेशन है, और मैकेनाइजेशन में भी ऑन फार्म एक्टिविटी मतलब पे ज़्यादा फोकस है, रादर देन कि भी जो पोस्ट प्रोडक्शन मैकेनाइजेशन होता है, लॉजिस्टिक्स वगैरह होती है उन पे, ठीक है। तो रीजन क्या हो गए? ज्योग्राफिकल रीजन, कुछ इंस्टीट्यूशनल रीजन जैसे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम है, और डिस्ट्रेस सेल होती है, और लेट डिस्पर्सल, डिले इन द क्रॉप डिस्पर्सल, और फॉलिंग प्राइसेस ऑफ एग्री इकोनॉमिक्स, इस तरीके से। और ये प्लानिंग, पुअर एग्रो इकोलॉजिकल प्लानिंग। टेक्नोलॉजिकल क्या क्या दिक्कतें आ गई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडिक्वेट नहीं है, और एक्सटेंशन सर्विसेज पुअर लिख सकते हैं हम। एडिक्वेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनको मतलब अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है। मैकेनाइजेशन वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें कुल मिला के ये बताना है कि इन सभी फैक्टर से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। वे फॉरवर्ड क्या होगा? वाटर डाइवर्सिफिकेशन करो भाई, एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड हार्वेस्टिंग इंश्योर बेटर प्राइस रियलाइजेशन, मतलब सिर्फ ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस मत रखो, है ना। कैनाल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। लैंड में यानी कि ड्राई फार्मिंग टेक्नोलॉजी को यूज करो, ताकि जिसमें वाटर ज़्यादा यूज हो ही ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए फार्मर के पास थ्रू मिक्स्ड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, या फिर ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंश्योरेंस कवरेज से, है ना। एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स करो, मार्केट एक्सेस होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, और रेजिस्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाओ, ठीक है। सिंपल ये सभी वे फॉरवर्ड है। फिर आगे आता है अपना एक टॉपिक है ये, लॉन वेविंग का। लॉन वेवर्स वाला एक इशू आता है ना, ये टॉपिक आता है, डिबेटेबल टॉपिक है। तो देखो, एसबीआई का रिसर्च डेटा क्या दिखाता है कि 2004 से 2019 के बीच 10 टर्म लोन वेवर हुए हैं, 10 बार ये लोन वेवर अनाउंस हुए हैं। तो इससे इतने लाख करोड़ का मतलब ऑफ वैल्यू वेव कर दी गई है। तो एसबीआई का ये डेटा है। एंड डिस्पैरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन की परसेंटेज ऑफ फार्मर्स एलिजिबल, अच्छा,
तो ये डेटा ये शो करता है कि किस तरीके से लोन वेविंग करने के बावजूद भी सभी फार्मर्स को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सभी फार्मर्स एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने पहले ही अपना लोन रीपे कर दिया था, या कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने बैंक से बाय ही नहीं किया, इनफॉर्मल लेंडिंग करते हैं तो वो एलिजिबल ही नहीं है। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस लोन वेविंग की स्कीम की इस थ्रेशोल्ड से ऊपर की बाइंग कर रखी है ना। तो ये सारे रीजन होते हैं। तो दिस शोज कि किस तरीके से डिस्पैरिटी है फार्मर्स की लोन वेविंग से कितनों को फायदा हो रहा है और कितनों को फायदा नहीं हो रहा। तो एक तो ये तो ये इशू है, मतलब ये डेटा पॉइंट है। और एक ये एसबीआई का डेटा है कि 10 टर्म लोन वेविंग हो चुकी है। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स हैं भाई, कुछ फेवर में बोल रहे हैं, कुछ अगेंस्ट है कि वी विल नॉन वेविंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये वो कौन है जो ये कहते हैं कि भाई फेवर में जो आर्ग्यू करते हैं कि होनी चाहिए लोन वेविंग। तो सबसे पहला पॉइंट वो देते हैं कि भाई देखो, एक इससे फायदा होगा फार्मर को। क्या फायदा होगा? एक्सेस टू क्रेडिट, शॉप्स और ब्रोकर्स साइकिल ऑफ इंडेटनेस क्रिएट्स रेजिलियंस इन फार्मर्स। अच्छा, इसमें ये दिखाया है कि अगर लॉन लिविंग हो जाएगी तो फार्मर के ऊपर जो बर्डन है, जो ये इंडेटनेस का जो साइकिल है, ये एंड हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो फर्दर मतलब क्रेडिट के एलिजिबल हो जाएंगे। इससे रेजिलियंस इन फार्मर क्रिएट होगी, मनी अवेलेबिलिटी होगी, तो मतलब फार्मर को फायदा होगा। दूसरा, बैंक को भी फायदा है। कैसे फायदा है? एनपीएस उनके क्लियर हो जाएंगे, जो लॉक्ड मनी होती है वो फ्री अप हो जाएगी। सोसाइटी पे भी फायदा है उससे भाई। फार्मर को अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी, फार्मर डेट में नहीं होगा, तो फार्मर क्रॉप उगाएंगे एंड फिर क्रॉप भाई कंज्यूमर के पास जाएगी। तो इन शॉर्ट इससे फूड सिक्योरिटी होगा। एंड इससे स्टेट को भी फायदा है कि इससे सोशल ऑब्लिगेशन अवॉइड होगा। मतलब इसका ये हुआ कि स्टेट को भी फायदा ऐसा है क्योंकि स्टेट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोचना। इस तरीके से ये है। ठीक है। तो फेवर में क्या पॉइंट्स है लोन वेविंग के? कि फार्मर को फायदा होगा, बैंक्स का एनपीएस फ्री हो जाएगा, सोसाइटी को क्रॉप्स मतलब वो फूड सिक्योरिटी मिलेगी, और स्टेट का भी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जो अगेंस्ट में बोलते हैं लेकिन जो अगेंस्ट में बोलते हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? सबसे पहला कि भाई लॉन वेविंग एक मॉरल हजार्ड है। अगर आप लॉन वेव करते रहेंगे तो फार्मर्स, दोज हु टुक लोन एंड हैवंट रीपेड, जानबूझ करके जिन्होंने रीपे नहीं किया। देखो, कुछ फार्मर्स हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, उनके पास इतनी इनकम ही नहीं है। दूसरे फार्मर्स, कुछ फार्मर ऐसे हैं जो कैपेसिटी होते हुए भी पे नहीं कर रहे, ये सोचे कि भाई लास्ट में तो वो हो ही जाएगा ना लोन वेवर से। तो ये एक मॉरल हजार्ड कॉज करता है। ये एक मतलब बैड क्रेडिट कल्चर को डेवलप करता है, ये इनका कहना है। ठीक है। मॉरल हजार्ड इससे होगा। दूसरा, डजंट एड्रेस द रूट कॉज, की लॉन वेविंग करने की जरूरत क्या पड़ी, उसको ये एड्रेस नहीं करता। एब्जॉल्व कर देता है ये स्टेट की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स हमेशा होते हैं। नो जेन्युइन कंसल्टेशन विद पॉलिसी स्टेक होल्डर्स, और एग्री डिवाइड्स कास्ट एंड बोरो फॉर फेस्टिवल्स एंड स्टंटेड ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि इससे डिविजन हो जाएगी फार्मर्स के बीच में। कैसे डिवीजन हो जाएगी? हमने देखा कि सभी फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम लॉन वीविंग। ठीक है। तो इससे डिवीजन हो जाएगी, जिसको फायदा मिला, जिसको नहीं मिला। दूसरा, बोरो फॉर फेस्टिवल, जिसका मतलब ये हुआ कि एक बार जब फार्मर्स को पता चल जाएगा कि फ्यूचर में उनके लोन वीव ऑफ होने वाले हैं, तो दे में स्टार्ट मोर बोरोइंग्स, मतलब मोर देन दे नीडेड। वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से भी बोरो करने लग जाएंगे। तो इससे कहने का मतलब एक क्रेडिट डिपॉजिट कल्चर इरोड हो जाएगा। इसे नॉन रीपेमेंट वाला कल्चर डेवलप हो जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में हो गए। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? करप्शन हो सकती है भाई, लॉन वेविंग अगर कर रहे हैं
तो हो सकता है भाई किसी उनका भी पैसा इसमें इन्वॉल्व हो, करप्शन हो सकता है इसमें। मैसिव स्टेट बोरोइंग टू डू वेवर्स, स्टेट पे फिस्कल, और क्या होगा, स्टेट पे फिस्कल बर्डन आता है, डीमोरलाइज लोन डिफॉल्टर्स, ठीक है, एंड अफेक्ट्स द फिस्कल कंसोलिडेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इससे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा तो मतलब मनी सप्लाई से वो चला गया ना, बाहर चला गया, तो इससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट में ये लिखना चाहिए था, डीमोरलाइजेस ऑनेस्ट जो लोन डिफॉल्टर्स हैं, ठीक है, ऑनेस्ट जो लोन रिपेयर्स हैं वो डिमोरलाइज इससे होंगे, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, या फिर हम क्या मेजर लें भाई इस कॉन्टेक्स्ट में, इंक्रीज द कवरेज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। पहली बात तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आप प्रोवाइड कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इनफॉर्मल सोर्सेज को रेगुलेट कीजिए, इन और टीनेंट फार्मर्स को भी आप इंक्लूड कीजिए, जो टीनेंट्स हैं, ठीक है, जो कोलेट्रल ना होने की वजह से बोरो नहीं कर पाते, उनको भी आप इंक्लूड कीजिए, ताकि मतलब अच्छे से उनके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, फिर आगे प्रोडक्शन हो, रीपेइंग कैपेसिटी उनकी बढ़े। इफेक्टिव लॉन्स टू रेगुलेट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वही बात, रेगुलेट करो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को, क्योंकि अल्टीमेटली पता है क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में इंटरेस्ट रेट ही इतना ज्यादा होता है कि मतलब डेट बर्डन या डेट साइकिल क्रिएट हो जाता है फार्मर के लिए, है ना। वो कम से कम वो नहीं होता इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाले केस में, और अगर होता भी है तो कुछ वे आउट होता है उसका, क्योंकि वो रेगुलेटेड है ना ये चीज। दूसरा क्या है, क्या कर सकते हैं, क्रिएट फार्मर डेटाबेस क्रिएट करो विद लिंकिंग, विद लिंकिंग। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को एक डेटाबेस कलेक्ट करना चाहिए या मेंटेन करना चाहिए जिसमें फार्मर का आधार एंड उसका क्रेडिट सोर्स लिंक हो, कि फार्मर ने बाय कहाँ से किया है, बैंक से बाय किया है, या फिर मतलब कौन से बैंक से बाय किया है, कोऑपरेटिव बैंक से, रीजनल रूरल बैंक से, या फिर बैंक से बाय ही नहीं किया तो मतलब वो इनफॉर्मल बाय कर रहा है। तो ये डेटाबेस बनाने का मेन पर्पस ये है ताकि जो एक्चुअल डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स हैं उनका पता लगाया जा सके, और जब लोन वेविंग की बात आए तो कोई मतलब तो कोई फ्रॉडलेंट या फिर डुप्लीकेट क्लेम्स ना रखे फॉर द लोन वेविंग के लिए, ठीक है। तो ये करना चाहिए। और एक क्रेडिट गारंटी फंड होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर लोन्स, की भाई गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी दे, जैसे बीपीवीएफआर एक्ट में है ना, उसी तरीके से कि गवर्नमेंट गारंटी दे कि भाई अगर फार्मर रीपे नहीं कर पाए तो हम रीपे करेंगे। इम्प्रूव एक्सेस टू फार्मर्स टू मार्केट, इम्प्रूव करो ताकि उनका प्राइस रियलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एड्रेस करो, और इफेक्टिवली डिप्लॉय करो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए टू इस लॉन वेविंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो यहाँ पर वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।